जय हिंद दोस्तों, आज हम जा रहे हैं शुरू करने सिंधु घाटी सभ्यता का काल विभाजन। देखिए, आपकी क्लास बहुत लेट से शुरू हो रही है। इसका बहुत सारा प्रॉब्लम है। जिंदगी है तो कही जिंदगी और गाड़ी एक समान है कि कब जो है आगे सामने वाला कोई आ जाए तो ब्रेक मारना पड़ता है, उसी में ज़िंदगी में सामने वाला कोई आ जाए तो ब्रेक मार के धीरे धीरे चलाना पड़ता। तो इसमें व्यस्तता थी, लेकिन हम अब आ चुके हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का काल विभाजन। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल विभाजन है 3 वर्गों में किया गया है समय के साथ। देखिए, 3 वर्ग कौन कौन सा। पहला, पूर्व हड़प्पा काल। पूर्व हड़प्पा काल जो है इसको 3500 BC से 2500 BC तक माना गया है। उसी प्रकार हड़प्पा काल क्या है? हड़प्पा काल। हड़प्पा काल को हम 2500 BC से 1750 BC तक मानते हैं। और वही कहता है कि उत्तर हड़प्पा काल, तो उत्तर हड़प्पा काल है 1750 BC से 1200 BC ना। तो आप याद रखिएगा कि 3500 से 2500 BC, 2500 से 1750 BC, 1750 से 1200 BC तक था। अब बात आती है कि देखिए कि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो पहले बच्चा रहता है। तो बच्चा रहने के बाद उसका आरंभिक उसका विकास होना शुरू हो रहा है। जब शुरू हो रहा है तो वही कहेंगे पूर्व हड़प्पा काल, जब हड़प्पा सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ था। और जब परिपक्व हो गया था, मतलब वो जब जैसे बच्चा जवान हो जाएगा ना, जैसे कि आप लोग जवान हो गए हैं ना, हड़प्पा काल, तो उस समय जो हड़प्पा इस सभ्यता का जो हड़प्पा काल एक कहो तो एक फेज है जिसमें अपने चरम उत्कर्ष पर था ना। बात आती है कि उत्तर हड़प्पा काल हड़प्पा काल के बाद वाला काल। कहने का अर्थ है कि इसमें उसका पतन हो रहा है। क्या हो रहा है? पतन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? उसका पतन हो रहा है। पतन कहने का अर्थ है कि इसका धीरे धीरे कैसे डाउनफॉल हो रहा है। तो सबसे पहले मान के चलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे मानिए, तो एक डायग्राम के माध्यम से इसे समझे। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका पूर्व हड़प्पा काल, और ऊपर में सबसे शिखर पर आपका हड़प्पा काल, और नीचे में आपका उत्तर हड़प्पा काल। वही बात होता है कि जो पूर्व हड़प्पा काल था उसमें उस समय जो 3500 से 2500 BC के समथिंग में जो स्थान साइट्स थे, कौन कौन से साइट्स फेमस थे। तो बात होता है राखीगढ़ी, बनवाली और कालीबंगा। राखीगढ़ी, बनवाली और कालीबंगा उस समय जो थे पूर्व हड़प्पा काल के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं ना। अब बात आती है कि हड़प्पा काल को पहले बता दें परिपक्व काल कहा गया है। इसमें बहुत सारे मिले हैं ना, बहुत सारे साइट्स मिले हैं। कहने का अर्थ है हड़प्पा नाम है तो सबसे पहले हड़प्पा ही तो मिलेगा। तो हड़प्पा था, मोहनजोदारो था, लोथल था, रोजदी था, सुरकोटदा था और धौलावीरा था। सॉरी, रोजदी जो है रोजदी पतन के काल में था। रोजदी किसका है? पतन के काल में। यह रोजदी जो है पतन के काल में दिखाते हैं। देखिए, लोथल है, सुरकोटदा है और धौलावीरा और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काल जो है, हड़प्पा, ये सब साइट से के हड़प्पा काल के साइट से। अब बात आती है जो पतन का काल है उत्तर हड़प्पा काल, जो 1750 से 1200 BC तक है, उसको पतन का काल कहा जाता है। इस समय कौन कौन से साइट उपलब्ध थे? तब बात आता है रंगपुर था, रोजदी था, भगवानपुर था, आलमगीरपुर था, हुलास था ना। रोजदी और रंगपुर आपका गुजरात में है, भगवानपुर हरियाणा में है, आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में है। तो इसका समय विभाजन था और इस समय उसका साइट्स थे। अब हम देखते हैं इसका संस्थापक फाउंडर कौन है ना। देखिए, ऐसे कहा जाता है कि फाउंडर मतलब इसके संस्थापक, सिंधु घाटी सभ्यता के जो संस्थापक कौन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः 4 प्रजातियां रहती थी। कोई कितनी प्रजातियां? 4 प्रजातियां रहती थी। 4 प्रजातियां कौन कौन थी? उनका नाम है भूमध्य सागरीय प्रजाति, ऑस्ट्रोलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि जो भूमध्य सागरीय जो लोग थे, द्रविड़ इसको कहा गया है, द्रविड़ जो लोग थे, इन्हीं के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का नींव रखा गया, संस्थापक माने जाते हैं
ना। अब बात आती है नामाकरण की बात, किसका नामाकरण है, कई गो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता अलग अलग है ना। तो पहला बात होता है सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि लगभग सिंधु घाटी के किनारे किनारे ज्यादातर फेमस जगह मिले। अब बात है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा साइट्स का ही खोज हुआ था, हड़प्पा का ही सबसे पहले खुदाई हुआ था, उसके साक्ष्य मिले थे। उसके बाद आती है बात मेहुला। मेहुला कहने का अर्थ है कि जो मोह है उसके समकालीन जो सभ्यता आई थी, जैसे अभी देख लेते हैं समकालीन सभ्यताएं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है दजला और फरात नदी के किनारे है, दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। बात करते हैं मिस्र की सभ्यता, तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, और चीन की सभ्यता हवांग हो नदी के किनारे है। उसी प्रकार मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है कि मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन सबसे एंशिएंट कोई है अगर सभ्यता मेसोपोटामिया की। इसका इतिहासकार लगभग मानते हैं कि 6000 बीसी है इसका काल रहा है ना। बात आता है कि आज के डेट में ये कहाँ है, आज की जो इराक क्षेत्र है या इराक देश है उसके आसपास के क्षेत्र और इराक शामिल किया जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता वहां पर थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता के कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके द्वारा जो सिंधु घाटी सभ्यता को मेहुला कहा गया है। क्या कहा गया, मेहुला सभ्यता, मेहुला कहा गया। मेहुला शब्द का यूज किया गया है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए ना। तो यह थे हमारे ये जो है हम देख लिए, हम क्या क्या देखे, काल विभाजन देख लिए, संस्थापक देख चुके हैं, नामाकरण देख चुके हैं। अब हम देखेंगे आगे। तो आगे देखने से पहले जो एक बात आती है कि मोहब्बत है क्या, मोहब्बत क्या है। पता है कि मोहब्बत ना होती तो गजल कौन लिखता, मोहब्बत ना होती तो गजल कौन लिखता, कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता, कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता, इश्क तो कुदरत का करिश्मा है, इश्क तो कुदरत का करिश्मा है, लाश के घर को ताजमहल कौन कहता, लाश के घर को ताजमहल कौन कहता है। कहता है मोहब्बत ना होती तो गजल कौन कहता, मोहब्बत ना होती तो गजल कौन कहता, कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता, कीचड़ के फूल को कमल कौन कहता, प्यार तो कुदरत का करिश्मा है, वरना लाश के घर को ताजमहल कौन कहता। देखिए दोस्तों अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के नामाकरण, सिंधु घाटी सभ्यता के काल विभाजन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, और इसके बाद आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक के बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो समझिए सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में अखंड भारत में विकसित था, पहले बता रहे हैं किसका, अखंड भारत में पूरा विस्तृत था। लेकिन जो अंग्रेजों की चाल थी जो भारत को बांटा कई भागों में, उसी 3 भाग में से बना है 3 देश, जैसे कि भारत, पाकिस्तान बेटवा अपना, अफगानिस्तान, ये सब जो है इन 3 देशों में फैला हुआ है। याद रखना है कि बाप दूगो बेटा, बाप और दूगो बेटा में फैला गया है ना। तो आइए तो पहले बाप को देखते हैं तब बेटा सबको देखेंगे। तो समझिए पहले इसका जो विस्तार अगर माना जाए देखा जाए इसका विस्तार तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितना, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ इसका विस्तार है। बात करता है 40% मात्र 40% के एवरेज में ही भारत में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो आइए हम देखते हैं। अगर बात की इसकी चौहद्दी का कि सिंधु घाटी सभ्यता का चारों कोना जो चौहद्दी था क्या था, तो चौहद्दी की बात करते तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात था उत्तर में, फिर दक्षिण में, फिर पूरब में, फिर पश्चिम में। तो उत्तर में मांडा है चेनाब नदी के किनारे, क्या है, मांडा चेनाब नदी किनारे। अब मांडा कहाँ है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में, कहाँ है, भारत के जम्मू कश्मीर में मांडा है। अब दक्षिण में बात आती है, दक्षिण में दैमाबाद है। क्या है, दैमाबाद जो है दशक नदी परवरा नदी किनारे, कहाँ है, परवरा नदी के किनारे। या कहाँ है, महाराष्ट्र में, ये भी भारत में, महाराष्ट्र में। मतलब उत्तर में और दक्षिण में दोनों ज्यादातर विस्तार किसमें है, भारत में ही है। अब बात आता है कि पूरब में और पश्चिम में। तो पूरब के बाद आता है तो पूरब में आलमगीरपुर में,
आलमगीरपुर है इसका पूरा है सबसे पूरब में, और यह जो है हिंडन नदी के तट पर है, यह उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अब आता है पश्चिम, पश्चिम में सुतका गेंडोर है, यह बलूचिस्तान में है, दशक नदी के किनारे, बलूचिस्तान में दशक नदी के किनारे। देखिए गौर से। अब बात आता है भारत में कहाँ कहाँ है, तो भारत में जम्मू कश्मीर पहला बात आता है, तो हम देखा है कि अभी मांडा था चेनाब नदी के किनारे। उसके बाद पंजाब में रोपर आता है, पंजाब में से क्या आता है रोपर। अब बात आता है कि राजस्थान, राजस्थान से कालीबंगा, राजस्थान से कालीबंगा का क्षेत्र मिलता है। हरियाणा से राखीगढ़ी और बनवाली मिलता है। और उत्तर प्रदेश से हुलास और आलमगीरपुर मिलता है। वही बात होता है गुजरात का तो लोथर, सुदकोटदा, धौलावीरा, रंगपुर, देसल और रोजदी, ये सब गुजरात के आता है। अब बात कीजिए पाकिस्तान में, बेटा अपना पाकिस्तान में तीन चार गो है, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रभूद्रो ना, कथा की कोट है, कोट दीजी, फिर अमरी ना, ये सब जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र है। कहने का अर्थ है कि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब में है, माटा गोमरी साहिवाल जिला में है ना। बात करता है कि और मोहनजोदड़ो सिंध प्रकार है, सिंध प्रांत के लड़काना में है ना। और आपका बात करता है अमरी और कोटजिद, ये भी सिंध में ही है। आप अफगानिस्तान में बात की जाए तो अफगानिस्तान में दो क्षेत्र है, मुंडी ग्राक और सोतघाई, मुंडी ग्राक और सोतघाई। यह तो बात हुई इसका विस्तार का। अब बात आता है इसका सामाजिक व्यवस्था। मान के चलिए कि जो सभ्यता है इसमें तो इसका विस्तार भी होगा, नामकरण भी देखे हैं, इसका मनोरंजन के साथ सब मतलब कि हर एक पहलू को देखे चलेंगे धीरे धीरे। तो इसके विस्तार के बाद बात आती है आपकी सामाजिक व्यवस्था की, कि किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था था हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की। तब बात करता है जो सामाजिक व्यवस्था होगा वर्गों में बटा होगा, कई वर्गों में, तो 6 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था पुरोहित वर्ग, पुरोहित वर्ग, दूसरा व्यापारिक वर्ग, तीसरा योद्धा वर्ग, चौथा किसान वर्ग, पांचवा कुम्हार वर्ग और छठा श्रमिक वर्ग। तो पुरोहित वर्ग था, व्यापारिक वर्ग था, योद्धा वर्ग था और किसान वर्ग था और कुम्हार वर्ग था और श्रमिक वर्ग था। ये 6 वर्गों का विवरण जो है इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती थी। सामाजिक व्यवस्था 6 वर्गों में विभाजित थी। अब वही बात आता है तो हो गया इसके मनोरंजन के साधन के। तो आइए हम देखेंगे मनोरंजन के साधन। देखिए हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे कि इसके मनोरंजन के साधन क्या थे। इसका समाज मातृसत्तात्मक था, किस प्रकार, कौन कौन से वस्त्र का उपयोग करते थे और इनकी लिपि क्या थी, और हम देखेंगे इनके अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था कैसी थी, इनका राजनीतिक व्यवस्था क्या था, इनका आर्थिक व्यवस्था क्या। इतना को देख के आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। तो आइए पहले फर्स्ट काम देखते हैं। इसका फर्स्ट जो है मनोरंजन के साधन। एक बात बताइए, हम है चाहे आप हम मनोरंजन के लिए रील चलाते हैं, कहता मार आ रहा है, नचनिया सब नाच रहा है, वह सब देखने में लगे सब परेशान है, पढ़ता लिखता तो है नहीं, खाली नचनिया का नाच देखेगा, नाच रील पर। तो इस मतलब आज के डेट में ऐसा लोग है इतना सब का मतलब इतना बदमाश लगा सब है रील देख ही रहता, तो मनोरंजन के खाली साधन खोजता है पढ़ाइयों में। तो उसी प्रकार जो है माने चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो मनोरंजन के साधन खोजेगा ना। तो मनोरंजन के साधन के लिए जुआ खेलना शुरू किया। जुआ समझते हैं, जुआ। अब आता है शतरंज। शतरंज भी खेला जाता है, हाथी घोड़ा राजा सिपाही मंत्री सब होता है वजीर। देखो तो शतरंज का आविष्कार भारत में हुआ है, ध्यान रहे। शतरंज का आविष्कार कहाँ हुआ है? भारत में। भारत हमारा शतरंज का आविष्कार करता है। आगे देखा जाए शिकार खेलते थे, उसको मन नहीं मानता का तक गया एकदम तीर के मारना शुरू किया जाता था ना। शिकार खेलने का शौक था, पशु की लड़ाई देखने का, 2 मुर्गा लड़ा है लड़ाई शुरू कर देता था मुर्गा। तो ये सब उसके कथी के साधन, मनोरंजन के साधन थे। क्या कहा? मनोरंजन के साधन में नृत्य, नाच करना भी बहुत मन था इसको, मतलब कि नाच करता भी कहा और देखता भी था। ये लोग ना करना ज्यादा प्रेफर करता था, देखना कम। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो नाच करता था ना, और जुआ शतरंज और नृत्य करता था, शिकार खेलता था, पशु की लड़ाइया देखता था। ये सब मनोरंजन के साधन थे। अब नृत्य करने के बाद आता है तो नृत्य नचबे न करेगा, नृत्य मतलब नाचना, नाच कर रहा, डांस कर रहा। सिंधु घाटी सभ्यता में सब कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की नचनिया मिला है ना, नाचते हुए मूर्ति है। अब बात आती है अगला कि ये समाज जो था
मातृसत्तात्मक था। क्या था? मातृसत्तात्मक। मतलब कि कहने का अर्थ यहाँ पर विशेष रूप से महिलाओं को फोकस किया जाता था, मतलब कि देवी माना जाता था। संसार में कहा जाता है देवी सबसे प्रभुत्व पर है। अब आता था इसका वस्त्र कौन सा यूज करता था? ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, दोनों, क्योंकि यहाँ से कपास होता था। वही पढ़ाएंगे आर्थिक व्यवस्था। तो सबसे पहले जो कपास था भाई कृषि सिंधु घाटी सभ्यता में यूज होना शुरू हुआ था। अब आता है लिपि की। क्या लिखे थे पहले बता दे। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। कैसा था? भाव चित्र। जैसे कि मान के चलते हम रमेश का फोटो बनाते हैं, ये रमेश है ना, रमेश है। आप देखिए रमेश, बताइए रमेश हंस रहा है कि रो रहे हैं? तो आप कहिएगा रमेश हंस रहे हैं ना। आप देखिए उसी प्रकार से रमेश है। अब बताइए हंस रहा है कि रो रहे हैं? आप कहिएगा रो रहे हैं ना सर ना। तो रमेश एक बार हंस रहा है, एक बार रो रहा है। आपको कैसे पता चला? भाव चित्रात्मक, जो चित्र बना उसके भाव, हाव भाव को देखकर ना कहता कि हाव भाव तो खराब हो गया है। तो उसी प्रकार से हाव भाव को देखिएगा तो आप किसी को पता चलेगा। बिहार है या बिहार में कुछ भी हो सकता है, सबका हाव भाव अलग रहता है। कहता है रोड पर जरा खाए के लिए 2 रुपया ना है, चाय 5 रुपया ना है कि चाय पिए, 5 रुपया ना है कि चाय पिए। वो कहता है कितना गोली मारेंगे, इतना गोली मारेंगे कि होश में आ जाओगे। बुझाया? कि कहने का अर्थ कि घर में खाना घटा रहेगा, बाहर दबदबा बना रहेगा। तो ये स्थिति है बिहार के लोग को। तो आइए देखिए, तो ये बात है भाव चित्रात्मक। खाली भाव बनाने कहा जाता है। भाव बनाने का सबसे बेस्ट लड़की सब है। भाव बना, मुंह फुला लेती है मुंह, तो वह भाव बनाना वो होता है ना। तो भाव चित्रात्मक ना, इसका व्यवस्था क्या थी? भाव चित्रात्मक। और इसकी लिपि के बाद मौलिक लिपि कहा गया है। इसकी लिपि को मौलिक लिपि कहा, इसके पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसा न लिख के दिया है, गोश पात दिया है, कोनो पढ़ नहीं पाता है। भाव चित्र है, भाव से पहचाना था, पहचाना था, जाओ भार में अपना। बात है इसका जो प्रतीक चिन्ह का यूज किया गया है ना, 250 से लेकर 400 प्रतीक चिन्ह है। 250 से 400 प्रतीक चिन्ह है ना। देखिए इसमें बात की जाए कि इसकी लिपि में जो है, जो भाव चिन्ह इसमें 250 से 400 प्रतीक दिए गए हैं। इसे चित्र बना दिया है। 400 से 250 से 400 तक है ना। अब बात आती है इसका जो सबसे ज्यादा प्रतीक चिन्ह मछली का यूज किया गया है। मछली का प्रतीक सबसे ज्यादा यूज किया गया है। बात आती है कि यहाँ पर एक प्रतीक मिला है, 10 प्रतीक उसमें है। एक अभिलेख मिला है जो सैंधव स्थल धौलावीरा से मिला है। इसमें 10 प्रतीक दिए गए हैं, 10 अलग अलग चित्र है। अब आता था अंतिम संस्कार। तो सिंधु घाटी सभ्यता को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते। पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का मतलब है कि पूर्ण समाधि मतलब कि कहने का अर्थ है कि जमीन में पूरी तरह से गाड़ देना ना। क्या करना? गाड़ देना। अब आता था कि पूर्ण समाधिकरण, समाधि दे देता है उसको। अब आता था आंशिक समाधिकरण, मतलब कि पहले तो काम करता है कि जंगल में फेंक देता है, उसको चील बकरी, चील शेर खा जाता है, जब बचता है उसको लिया के दफनाता है। तो ये अर्ध आंशिक समाधिकरण कहलाता है। और फिर आता है शवों को जलाना। तो शवों को जलाना जो है यह तीसरा है। देखिए जो जिंदगी है ना, जिंदगी में सबसे अगर लास्ट और सबसे कहो तो फर्स्ट जो ट्रूथ है, सत्य है, वह है मृत्यु। मृत्यु जो है मानव को एक ऐसा संकल्प सिखाती है, एक ऐसा दृश्य दिखाती है। कहती है कि देखो तुम क्या लेके आए हो, क्या लेके जा रहे हो ना। मानव जो है जब पृथ्वी पर आता है तो खाली हाथ आता है, सिर्फ शरीर के साथ आता है। और बात करता है कि जब मानव शरीर के साथ पृथ्वी पर आता है, लेकिन लेके क्या जाता है? लेके जाता है व्यवहार, प्रेम ना। उसके पीछे कितना लोग खड़े रहने वाले, इस चीज सबको लेके जाता है। लगी कहा जाता है दोस्त और जो दुश्मन सोच सके बनाना चाहिए। जब दोस्त बना लिए तो उसको जिंदगी भर निभाइए, जब तक आप में सांस चल रही तब तक। और दुश्मनी निभा लिए तो जब तक जिंदा रहेंगे। अगर अगले जन्म में याद आ गया कि दुश्मन था ये हमारा, तैयो उसको हम बात नहीं करना। अब कुछ होगा तो होगा, वही स्थिति ना। इसीलिए कहा जाता है दोस्ती और दुश्मनी एकदम पूरे तकरार के साथ निभानी चाहिए ना। अगर जिंदगी भर अगर दोस्त है तो जिंदगी भर दोस्त, अगर दुश्मन है तो जिंदगी भर दुश्मन। अगर अगले जन्म में याद आ गया कि वो हमारा दोस्त दुश्मन था तो उससे बात तक कभी उसको देखा तक नहीं जाएगा। ऐसी जज्बा होनी चाहिए, तब कहलाएगा बिहारी आदमी। आगे देखिए आगे कहता है कि
शव का जलाना तो हम समझ लिए। अब कहता है राजनीतिक व्यवस्था। देखिए बहुत सारे इतिहासकारों में राजनीतिक व्यवस्था को लेके अलग अलग प्रकार से मतभेद है, अलग अलग प्रकार से मतभेद है, तो अलग अलग सिद्धांत में आएगा। तो 4 सिद्धांत आए। कितने सिद्धांत आए? 4। डी कौशाम्बी और पिगट ने कहा है कि पुरोहित वर्ग का शासन चल रहा था। कौन कहा? डी कौशाम्बी और पिगट ने कहा कि पुरोहित वर्ग का शासन था। वही में बात है रामशरण शर्मा की, वो कहते हैं व्यापार वर्ग का। किसका? व्यापारी वर्ग का जो है शासन था। मैके कहता है कि प्रतिनिधि शासन था, और हंटर कहता है कि जनतंत्रात्मक शासन था। लेकिन बात करता है कि अगर पिगट का, तो पिगट ने कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियां थी। कितनी राजधानियां थी? 2। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, 2 राजधानियां थी ना। अगर अधिकांश लोग क्या मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी, तो अधिकांश लोग मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था जो है पुरोहित वर्ग था ना, पुरोहित वर्ग का शासन था। अब आता है सैंधावस्था। देखो यहाँ पर बता आर्थिक व्यवस्था। जो सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था क्या थी? तो कृषि लोग करता था, सब कृषि करना शुरू किया था। सबसे पहले विश्व में सबसे पहला कृषि हुआ था तो जौ का। किसका? जौ का। उसके बाद चावल, गेहूं, मटर इत्यादि जाएगा आपका ना, मटर चल जाएगा, ज्वार चल जाएगा, नीर, सरसों, ये सब खेती किया करता था सिंधु घाटी के लोग। व्यापार भी क्या करता था, पशुपालन भी क्या करता था। अब बात किया जाता है कपास, सबसे पहले कपास शुरू किया था। वही बात किया जाए नील का भी साक्ष्य मिला था। हाँ, रोजदी से नील का साक्ष्य मिला। और सिंचाई व्यवस्था का अगर साक्ष्य मिलता है, यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था भी थी, तो धौलावीरा से सिंचाई व्यवस्था की साक्ष्य मिलते हैं। अब हम देखेंगे व्यापार व्यवस्था अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।